औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स ग्रेड 10th फेडरल बोर्ड 2025 2026 और इससे ऑनवर्ड भी नेशनल बुक की न्यू बुक है। एंड आप लोग मेरे लेक्चर्स देखते होंगे। आई एम सर अहमद शुएब फ्रॉम अनाहिल एकेडमी। एंड आज के दिन हम लोग यूनिट नंबर 16 छिंक के साथ स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, यू कैन ज्वाइन अवर अकेडमी अनाहिल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस फॉर डेली लेक्चर्स, वीकली क्विजेस, बेस्ट नोट्स। एक और चेंग भाई कहाँ से स्टार्ट हो गई है ये, लेकिन लेक्चर में ही आएंगी ये अब। यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लगता है आज के लेक्चर में चेंके आएंगी बहुत ज़्यादा। चलो भाई, तीसरी 3 in a row। इतना तो छक्के नहीं लगते पाकिस्तानी टीम को लो यदि मेरी चीखें आ रही हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहता है कि ये जो यूनिट है, मुझे लगता है मुझे कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, इस वजह से चीखें आ रही हैं। दिस यूनिट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को आप समझ सकते हो चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से मुराद है कि पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो जो कि एक तार में से गुजर के जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में बिजली देती है, हमारे गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सब कुछ चल रहा है। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह से ये फ्लो करती है डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एसी क्या होता है, डीसी क्या है और सेफ्टी क्या है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कब होता है? जब चार्जेस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव मूव करते हैं किसी भी तार या मटेरियल में से। मेटल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले मूव करते हैं। इन पार्टिकल बीम्स हमारे पास एक चीज़ होती है, उसके अंदर प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं। गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मूव करते होते हैं। जो फ्लो ऑफ चार्जेस है पर सेकंड के हिसाब से किसी भी तार में से, उसको हम लोग कहते होते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q बाय टी। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि एम्पेयर्स में मेजर होता है। Q क्या है? चार्ज है, कूलम्स में मेजर होता है। टी क्या? टाइम है। तो एक एम्पियर क्या होगा कि अगर एक कूलम ऑफ चार्ज गुजरे एक सेकंड में से। इसके और भी बहुत से यूनिट्स होते हैं एम्पेयर्स के, सब यूनिट्स। मिली एम्पेयर भी हो सकता है, एम से मिली और ए से एम्पेयर। माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो के लिए यही वाला साइन होता है। एंड एम्पेयर्स, मिली की कीमत होती है -3, माइक्रो की -6। कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। देखो, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था कि जो करंट है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस इसमें फ्लो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जो जाता होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, उसको कहते होते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसका सेम इफेक्ट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स क्या है? मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बड़े आराम घूम से फिर रहे होते हैं। अगर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं हुई मेटल के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि कोई करंट नहीं होता। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर देते हैं मूव करना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और वहाँ पर क्या होता है फिर इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं एटम्स के साथ और एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल फ्लो चलती रहती है, यानी यूं ही फ्लो चलती रहेगी जिस तरह से ये चल रही है। हालांकि खुद में टकराते रहेंगे, ये वो होता रहेगा, लेकिन काम चलता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक बैटरी है और वो चार्ज करती है इलेक्ट्रिकल कार को 10 एम्पेयर के साथ 2 घंटों में, तो कितना हमारे पास चार्ज गुजरा है? तो देखो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना 10 एम्पेयर है, टाइम कितना 2 घंटे है। तो 2 घंटे को सेकंड में पहले तो तब्दील करो, 3600 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 घंटों में क्या होते हैं 60 मिनट्स और 60 सेकंड, तो मतलब कि 600 60 × 60 3600, तो 7200 सेकंड्स आ जाएंगे। अभी फार्मूला पड़ा Q इज इक्वल टू आई टी, तो Q की वैल्यू लगाओ, टी की भी लगाओ। 72,000 कूलम हमारे पास जाएगा। क्या जाएगा? चार्ज जाएगा। गॉट इट? अल्टरनेटिंग करंट एसी एंड डीसी। डीसी होता है डायरेक्ट करंट, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये स्टडी भी हो सकता है, वेरी भी कर रहा हो, यानी कि एक ही तरह से जा रहा होता है, वेरी भी कर सकता है, यानी कि चेंज भी हो सकता है। एसी की अल्टरनेटिव करंट,
ये डायरेक्शन चेंज कर देता है बैक एंड फोर्थ। एसी ज़्यादा खतरनाक होता है हाई वोल्टेज पे, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो गए तो उस पे एसी ज़्यादा खतरनाक होता है डीसी से, क्योंकि इसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं कि ना इंसान जैसे झटका नहीं लगता तो एक जगह पे रुक जाता है, तो इंसान उसकी वजह से निकल नहीं सकता, यानी कि भाग नहीं सकता। डीसी में इस तरह नहीं होता बाय द वे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग मल्टीमीटर। मल्टीमीटर टूल है, उसके जरिए एसी और डीसी दोनों मेजर कर किए जा सकते हैं मल्टीमीटर से। वी हैव ग्लोसरी, गो फॉर इट। देन वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं। जब एक एंड कंडक्टर का यानी कि तार का, उसको अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया हो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, किसी भी एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे को नेगेटिव वाले के साथ करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या, दोनों पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिफरेंस आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होगा? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या होगा? लोअर पोटेंशियल। एग्जांपल अगर दूं तो अगर एक लाइट बल्ब है एक सर्किट के अंदर, वो तब जलता है यानी कि उसके अंदर रोशनी आती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों तरफ, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, करंट फ्लो करता रहता है तब तक जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस ना होगा तब तक करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो जो डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, जैसे बैटरी होगी उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो कन्वर्ट करती है दूसरी भी एनर्जीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ रहे हो ना बात? आगे है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या है? जो कि वो एनर्जी है जो कि हमारे पास बैटरी देती है पर यूनिट चार्ज, ताकि करंट चलता रहे, क्योंकि बैटरी नहीं तो देना है सब कुछ। जो वर्क डन बैटरी कर रहा है ताकि चार्ज मूव करते रहें लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो क्या है? ईएमएफ। फार्मूला क्या है ईएमएफ का? वर्क डन यानी कि काम कर रहा है डिवाइडेड बाय चार्ज, और इसका यूनिट होता है वोल्टेज, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, इसका भी वोल्ट होता है, यानी कि इतने वोल्ट करंट जा रहा है, इतने वोल्ट ईएमएफ है। एग्जांपल्स दूं अगर मैं ईएमएफ की सोर्सेज की, तो बैटरी केमिकल एनर्जी को क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। सोलर पैनल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज। थर्मोकपल क्या करता है? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर मैकेनिकल यानी कि उसके पार्ट घूमते रहते गुरगुर गुरगुर, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ शो करता है कि किस तरह से करंट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ रिलेट कर रहा है, मिल रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। कब? अगर टेम्परेचर हमारे पास और फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो, यानी कि कोई छेड़ा-छेड़ी ना हो। इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल है? आई करंट और आर के इक्वल रहेगा। यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर दिखा सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ छेड़ा-छाड़ी जो वो कर सकता है कि यार यहाँ से ना गुजरो करंट, वो रेजिस्टेंस आर कहलाती है। कुछ सर्टेन डिवाइसेस हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, ओमिक डिवाइसेस, जैसे कि कॉपर की तारें हो गई, सिल्वर की तारें हो गई, रेजिस्टर्स हो गए, जो कि ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं, वो नॉन ओमिक कहलाती है। जैसे फिलामेंट बल्ब हो गया, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर डियोड, ये सब नॉन ओमिक कहलाता है। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मटेरियल्स के लिए काम करता है जो कि स्ट्रेट लाइन V वर्सेस I ग्राफ देते हैं, यानी कि उतनी ही वोल्टेज है उतनी ही करंट है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। मेटल्स में इस तरह से होता है। नॉन ओमिक डिवाइसेस का ये कर्व होता है, V और I का कर्व रहेगा और डिफरेंटली बिहेव करते हैं लोग नॉन ओमिक। आगे ग्लॉसरी है, सो सी इट। देन वी हैव ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। जिस तरह से अभी हमने देखा कि ये होती क्या है और हमने इसके बारे में गौर से देखा है। यहाँ पर फिलामेंट बल्ब की अगर हम लोग बात करें तो करंट इंक्रीज करता है बड़ा स्लो शुरू में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, यानी कि मुखालफत शुरू हो जाती है उसकी, जैसे जैसे गर्म हो रहा है उस तरह से मुखालफत पड़ रही है फिलामेंट बल्ब के अंदर। थर्मिस्टर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम होती जाती है वोल्टेज के हिसाब से। अगर हमारे पास बहुत कम वोल्टेज चेंज आया उसकी वजह से करंट का चेंज ज़्यादा आएगा। सेमीकंडक्टर डियोड की अगर हम लोग बात करें, बहुत नॉन लीनियर होता है इसका ग्राफ।
यानी कि करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है सेमीकंडक्टर्स में। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को कि फिलामेंट में क्या होता है, थर्मिस्टर में क्या होता है और सेमीकंडक्टर में क्या होता है। एज इट इज़ आप लोगों ने याद करना। आगे एग्जांपल 16.2, अगर एक टॉर्च बल्ब है वो यूज़ कर रहा है 1.5 वोल्ट ऑफ सेल्स, टोटल 3 वोल्ट आने का जाने का, रेजिस्टेंस इतनी है तो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, कितना मतलब करंट फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ यूज़ करो, I इज इक्वल टू V बाय आर। V की वैल्यू लगाओ, आर की भी लगाओ। V की 3 रहेगी, आर की 20 है, 20 ओम्स, तो लगाओ 0.15 एम्पियर्स। आगे रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट अच्छा वाला जा रहा है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि यार किधर भाई। इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, V बाय आई। इसका यूनिट ओम्स है और इसके भी बहुत से मल्टीपल्स हैं, यानी कि 1 किलो ओम भी हो सकता है, एक 1000 ओम्स की इक्वल। मेगा ओम्स भी होता है 10⁻6, 6 जीरो है, ठीक है। और रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल पे। जो कंडक्टर्स हैं, जो कि अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनकी लो रेजिस्टेंस होती है। इंसुलेटर्स की हाई होती है क्योंकि वो पहले ही नहीं गुजार सकते, तो पहले ही मुखालफत में। लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है, अगर तार की बहुत ज़्यादा लॉन्गर वायर है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, अगर तार मोटी होगी, थिकर होगी तो कम रेजिस्टेंस होगी, यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इसलिए मोटी तार होनी चाहिए, पतली नहीं। टेम्परेचर पे भी, अगर कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ, जितना गर्मी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में उलट होता है, रेजिस्टेंस कम होती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि उनको पार्टिकल्स को हीट मिलती है ना, ताकि जल्दी जल्दी उछलते हैं उसमें, तो इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में। एग्जाम्पल दी हुई है 16.3 कहता है, अ डिवाइस कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी अलाउज 200 मिली एम्पेयर्स करंट, फाइंड रेजिस्टेंस। तो आई और वी दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, मिली में दी हुई है तो उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो 0.2, 1000 से करोगे, ठीक है, 1000 से करोगे 10⁻³ होता है ना, इसलिए। सो R इज इक्वल टू V बाई आई, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वही फार्मूला R के लिए कर लो, V बाई आई आ जाएगा। सो V की वैल्यू लगाओ 12, I की लगाओ 0.2, 60 ओम्स आ जाएगा आंसर। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट टंगस्टन से मिलकर बना होता है, ये एक मेटल कंडक्टर है। शुरू में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होती है और करंट ज़्यादा जा रहा होता है। अब जिस तरह से हमारे पास हीट बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाता है, ठीक है। ये फिलामेंट बल्ब में ऐसे होता है। बहुत से रेजिस्टर्स हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर होता है, कार्बन फिल्म रेजिस्टर, मेटल फिल्म रेजिस्टर, मेटल ऑक्साइड, वायर बाउंड, पोटेंटियोमीटर, रियोस्टैट, फ्यूजिबल रेजिस्टर, बहुत से रेजिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो करंट को रोकते हैं। पर्पस इनके लाता है, हर एक टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। दैन ग्लॉसरी है हमारे पास, इसको देखो। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जी को कहते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है किसी भी मटेरियल के अंदर। इसका यूनिट होता है मो, MHO, ओम का उलट है मो। और एक और यूनिट होता है इसका सिम्स, ठीक है, सीमेंस S। और ये रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस तो होती है ना मुखालफत, तो ये रेजिस्टेंस का उलट है, जैसे जी यूनिट है, रेजिस्टेंस का उलट है 1/R है, यानी कि कितने आराम से करंट गुजर सकता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यानी कि S/M, S/ सीमेंस पर मीटर्स। तो ये इसमें कंडक्टिविटी में आता है कि कितनी लेंथ और एरिया के हिसाब से कितना माल चल रहा है, तो ये इसका छोटा सा सिंबल भी है। ये भी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का, यानी कि कितना आराम से चीज़ें गुजर सकती हैं। रेजिस्टिविटी तो वो है ना कि रेजिस्टेंस जो मटेरियल शो कर रहा है कि यार नहीं, यहाँ से चीज़ नहीं गुजर सकती किसी भी तार के अंदर, पर मीटर लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया जहाँ पर आता है तो M का स्क्वायर आएगा, लेंथ तो अकेला है ना, इसलिए। तो इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंटू L/A। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, A के क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका यूनिट रहेगा ओम मीटर। जो अच्छे कंडक्टर्स हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, मेटल्स हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। जो इंसुलेटर्स हैं, जिनमें पहले ही रेजिस्टिविटी ज़्यादा है,
वो हाई रेजिस्टिव ही होंगे ना। सेमी कंडक्टर्स दरमियान में होते हैं, सेमी है ना दरमियान में, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में रहते हैं ये लोग। अच्छा जी, इधर एग्जांपल दी हुई है, सिल्वर वायर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, एरिया दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटी के लिए लगाओ -2 और देन ये हमारे पास हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। देन पी की वैल्यू भी दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है, तो बस इसमें पुट करनी है, पी एल और ए तीनों की वैल्यूज पुट करोगे 0.4 मिली ओम्स आंसर आ जाएगा। कहता है जो टंगस्टन के बल्ब होते हैं वो जल क्यों जाते हैं, बर्न आउट क्यों हो जाते हैं। तो कोल्ड टंगस्टन यानी कि ठंडी टंगस्टन में तो आपने देखा है कि रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा जा रहा होता है और फिलामेंट हीट अप होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद चार्जेस आते हैं तो वो टूट जाता है और बल्ब टूट जाता है। मॉडर्न जो एलईडीज बल्ब हैं वो नहीं इस तरह से टूटते या ख़राब होते या फटते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्लिकर होता है। फ्लिकर क्या करता है, वो फ्लिक कर सकता है, यानी कि डुज इस तरह कर सकता है अगर फॉल्ट हो तो, यानी कि वो यूं कर सकता है, यूं को समझो अब क्या होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल्स जो हैं उसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आयंस ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, चार्जेस यानी कि, और इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा टकराएंगे, मतलब कि करंट कम होगा। सेमीकंडक्टर्स में उलट है, रेजिस्टिविटी कम होती है टेम्परेचर के साथ, बातें याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें वो एज दरमियान में ना, वो तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के, सेमीकंडक्टर्स दरमियान में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के, और चाहे वो इंसुलेटर भी हो और सेमीकंडक्टर दोनों हो, इन दोनों में अगर हम लोग हीट ज़्यादा देंगे तो उनके पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं, तो इस वजह से फिर जितने मूव करेंगे उतना करंट भी अच्छा होगा ना, तो इसलिए रेजिस्टिविटी कम होगी टेम्परेचर के साथ साथ। आगे है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। ये हमारे पास क्या शो करता है कि कितना रेजिस्टिव है, कि किस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। इसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पी नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पे, डेल्टा टी क्या, टेम्परेचर का चेंज, अल्फा क्या है, टेम्परेचर का कोएफिशिएंट। ये पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। और अल्फा की वैल्यूज़ मेटल्स के लिए 0.033 से लेकर 0.033 डिग्री पर नेगेटिव सेल्सियस होती है कूलम्स, यानी कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी थोड़ी सी 0.3 से 0.5% पर डिग्री सेल्सियस पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी इतनी बढ़ेगी, यानी कि एक बढ़ा तो 0.3, दो बढ़ा तो फिर 0.3 इंटू 2, इस तरह से मतलब बढ़ता रहता है काम। टिपिकल रेजिस्टिविटीज़ की बात करें, यानी कि किसके अंदर कितनी मुखालफत आती है कि यार जैसे करंट नहीं गुजर सकता, ओम्स पर मीटर में। सिल्वर कितनी है, गोल्ड, कॉपर, टंगस्टन, सेमीकंडक्टर्स की, सिलिकॉन में 50 ओम्स पर मीटर है, जर्मेनियम में भी, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। फिर दैन ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी ग्लॉसरी लिखी है। दैन एग्जांपल है जी, चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। फार्मूला हम लोगों ने देखा रेजिस्टिविटी चेंज विद टेम्परेचर का, पी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो तीनों की वैल्यूज़ हमारे सारे वैल्यूज़ तो है हमारे पास, पी नॉट की वैल्यू भी है, अल्फा भी है, डेल्टा टी भी दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू भी दी हुई है, तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, फिर सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि रेजिस्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ साथ मेटल्स के लिए। इलेक्ट्रिकल मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस होगी, पावर होगी, इन सब को हमारे पास वो मेजर करते हैं। एमीमीटर क्या करता है, एमीमीटर इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करता है। इसको सीरीज़ में हमें कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट के साथ, रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम होती है, यानी कि 1 ओम्स, सो ये करंट को अफेक्ट नहीं करता। होम अप्लाइंसेज में ये 1 एम्पेयर से 100 एम्पेयर तक मेजर कर सकता है, स्मॉल करंट्स को भी मेजर कर सकता है, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर को भी। वोल्ट मीटर दूसरा है, ये क्या करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, वी को, यानी कि वोल्टेज को। इसको पैरेलल में हम लोग लगाते हैं कंपोनेंट में। इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, यानी कि 10 मेगा ओम्स, ताकि ये सर्किट को अफेक्ट ना करे। 1 वोल्ट से 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता है वोल्टेज को, स्मॉल में मिली वोल्ट मीटर में ये यूज़ हो सकता है। अब एक बात यह है कि जो एम मीटर्स हैं और वोल्ट मीटर्स हैं, ये दोनों मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं गैल्वेनोमीटर की, यानी कि जो छोटे छोटे करंट्स को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर।
किस तरह से हम लोग इसका अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो अगर हम लोगों ने एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि तो कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में एम मीटर के साथ, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे विद अननोन रेजिस्टेंस, एंड रियोस्टैट लगाएंगे यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर सीरीज़ में, ताकि हमें कंट्रोल करंट मिले। सर्किट को बंद कर दोगे, रियोस्टैट को एडजस्ट करोगे ताकि हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिले। रिकॉर्ड करोगे रीडिंग्स को एम मीटर से भी और वोल्ट मीटर से भी, दोनों से मेजर करनी है। फिर ओम्स लगाओगे वोल्ट और करंट की जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हर रीडिंग के लिए, और फिर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे कितनी आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है इसी फार्मूले के ज़रिए, और मल्टीपल वोल्टेज वैल्यूज़ लोगे, बार बार देखोगे एक्यूरेट रिजल्ट फिर क्या आ रहा है, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ओके, और जिसको सीरीज़ और पैरेलल का नहीं पता, सीरीज़ और पैरेलल क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं कंपोनेंट्स कनेक्टेड एंड टू एंड, सो करंट फ्लोज थ्रू ऑल, ऐसे कनेक्ट हुए होती हैं चीज़ें कि सारों में से करंट गुजरे। पैरेलल में क्या होता है, कंपोनेंट्स कनेक्ट हुए होते हैं दो पॉइंट्स पे, वोल्टेज सेम होती है हर तरफ उसमें, ये दोनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को गौर से याद रखना, सीरीज़ का और पैरेलल का। ओके, और ये इसकी ग्लॉसरी थी। तो आई थिंक सो वी आर डन विद दिस चैप्टर राइट नाउ, चैप्टर नंबर 16, जो कि हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया है कि वीडियो के अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उसमें देख लिया है। कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आंसर दे दूंगा। एंड इसके साथ साथ अकेडमी ज्वाइन करो, बहुत फ़ायदा होगा, अच्छे नंबर आएंगे, सेकंड एनुअल से जान छूट जाएगी, एक ही दफ़ा अच्छे मार्क्स लोगे, नोट्स अच्छे मिलेंगे, क्विज़ेज़ हुआ करेंगे, क्लासेस हुआ करेंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सब कुछ ज़बरदस्त A1 माल होगा, और अच्छी पढ़ाई होगी तो मज़ा भी आएगा। घर बैठे सुकून से पढ़ो, क्या मसला बाहर जाके खज्जल ख्वार होने का। तो ये बातें याद रखो और अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, हमारे लिए भी दुआ करो, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, अल्लाह सबको सेहत दे। छोटी सी ज़िंदगी है, खुशियाँ बांटो और इन्जॉय करो लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। घूमा फिरा करो, मौज मस्ती किया करो दोस्तों के साथ, यही एज होती है, और पढ़ाई भी करो अच्छी सी। अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।